आज का पाठ है हमारा ततारा वामीरो कथा। और यहाँ पर इस पाठ की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। शुरू करते हैं पाठ को। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यहाँ पर लेखक बात शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतिम और दक्षिणी द्वीप की बात कर रहे हैं। अंतिम लास्ट वाला और जो साउथ डायरेक्शन में पड़ रहा है द्वीप, उसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर सब जानते हैं। अब पोर्ट ब्लेयर से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की जो श्रृंखला है वो आरंभ हो जाती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। जो निकोबार जनजाति है, वहाँ के जो आदिम जनजाति की आदिम संस्कृति है, वो उसी का केंद्र बिंदु है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, यानी कि वहाँ के जो निकोबारी है, निकोबारी उनका विश्वास है या उनका मानना है कि प्राचीन काल में बहुत पहले की ये बात है कि ये दोनों ही द्वीप जो हैं ये एक ही थे। इनके विभक्त यानी कि अलग होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। और ये दोनों एक थे लेकिन आज अलग है, विभक्त है। क्यों है? इसके पीछे एक लोक कथा है, यानी कि जो समाज में फैली हुई कथा है, जो कथा उसके बेस्ड पर जो है इसकी जानकारी यही मिलती है कि ये इस वजह से अलग हुआ है। और ये कथा आज भी दोहराई जाती है सदियों पूर्व। अब वो कथा क्या है, इस बात की चर्चा होगी आगे। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, ये कार निकोबार जिसकी चर्चा लेखक ने की और लिटिल अंडमान जो अब अलग है, लेकिन पहले अलग नहीं थे, निकोबारियों का ऐसा मानना है। और इसके पीछे का एक कारण है, एक लोक कथा है जो इससे पीछे जुड़ी है और लोग आज भी इस लोक कथा को दोहराते हैं। क्या है? तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक भी रहा करता था। उसका नाम था ततारा। ततारा कौन है? सुंदर युवक। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। जो निकोबारी है वहाँ के लोग हैं, वो मतलब जो ततारा, जो युवक की बात हो रही है, उससे बहुत प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार, नेक दिल का, साफ दिल का और मददगार, मदद करने वाला व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर, तैयार रहता था, आगे रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु बल्कि समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। कहने का अर्थ है कि ततारा जो है वो देखने से ही नहीं बल्कि सूरत से नहीं बल्कि सीरत से भी बहुत अच्छा था, और हर वक्त जो है वो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। और सिर्फ अपने ही द्वीप वासियों के लिए नहीं बल्कि किसी को भी सेवा करने का या उसकी मदद करने का मौका मिलता तो वो उसको अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, बहुत नाम था उसका, बहुत लोकप्रिय था, लोग उसकी चर्चा करते थे, सभी उसका आदर भी करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण यानी याद करते। जब भी किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत होती तो लोग ततारा को याद करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच भी जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। अपने ही नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी जब भी कोई पर्व त्यौहार होता या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन होता तो लोग उसे विशेष रूप से इनविटेशन देते थे, आमंत्रित करते थे, उसे बुलाते थे प्यार से, क्योंकि वो लोगों की मदद करता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। आत्मीय स्वभाव, हर किसी को अपना बना लेना और उसकी मदद करना। तो ऐसा स्वभाव होने की वजह से हर व्यक्ति जो है वो जिस तरीके से शारीरिक रूप से सुंदर था, वैसे ही मन से भी और अपने ख्यालों से, विचारों से और व्यवहार से भी सुंदर था। इस वजह से लोग उसे पसंद करते थे, उसे प्यार करते थे, और उसके इस आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब भी रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक जो उनकी होती थी, उस पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। लोगों का मत था, यानी लोगों का ऐसा विचार था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। यानी वो तलवार, लोगों का ऐसा मानना है कि भले ही वो तलवार लकड़ी की थी
पर उसमें अद्भुत यानी हैरान कर देने वाली दैवीय यानी ईश्वरीय शक्ति महसूस होती थी उस तलवार में। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। यानी ततारा जिस तलवार को, जो कि लकड़ी की थी, जिसमें दैवीय शक्ति महसूस होती थी लोगों को, ततारा उस तलवार का उपयोग दूसरों के सामने कभी करता भी नहीं था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। यानी कि ततारा जो है अद्भुत साहसिक कारनामे भी किया करता था, इस वजह से लोगों का यह मानना था कि उसकी तलवार में कुछ अद्भुत शक्ति है जिसकी वजह से वो ये सब कर पाता है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण यानी एक अद्भुत रहस्य थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, और ऐसा होना भी जो है बहुत ही इम्पॉसिबल चीज सी लगती थी। तो ततारा की जो तलवार है वो एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। अब एक दिन की बात है, शाम की बात है। ततारा जो है दिन भर काम करके, अथक परिश्रम करके जो है, अथक यानी कि बिना थके परिश्रम करके वो समुद्र किनारे टहलने के लिए निकल पड़ता है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। जब आप समुद्र देखते हैं तो आप देखेंगे कि सूरज डूबता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो समुद्र से मिल रहा हो, तो उसी तरीके से क्षितिज से तले डूबने को था। यानी शाम हो गई थी और सूरज डूबने को तैयार था। समुद्र से ठंडी बयारें यानी कि हवा आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटें शनह शनह यानी धीरे धीरे क्षीण होने को थी, यानी कम हो रही थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। विचार मग्न यानी विचारों में डूबा हुआ जो ततारा है वो समुद्री बालू पर बैठ जाता है और सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को देखकर समुद्र को निहारता रहता है। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई देता है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई देता। गायन यानी कि गीत जो है वो इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने, यानी लहरों का एक प्रबल वेग यानी तेजी से आते हुए लहरों ने उसकी तंद्रा भंग कर दी, और इस कॉन्टिन्यूटी को यानी कि वो जो गीत सुनाई दे रहा था और उसमें ततारा डूबता जा रहा था, उस तंद्रा को भंग कर दिया। किसने? तेज वेग ने, यानी तेज उठी लहरों ने, समुद्र से जो तेज लहरें उठी उसने उस तंद्रा को भंग कर दिया। चैतन्य होते ही यानी कि होश में आते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। जैसे ही ततारा होश में आता है, किस वजह से होश में आता है? वो तो गीत में डूब चुका होता है, लेकिन ततारा होश में तब आता है जब समुद्र की बड़ी लहरें जो है उसकी तरफ आती हैं और उसका जो ध्यान है वो टूट जाता है। अब ध्यान टूटने के बाद जब वो होश में आता है तो उसको अभी भी वो गीत सुनाई देता है और जिस तरफ से वो आवाज़ आती है वो उसकी तरफ भागता है। गीत के स्वर जहाँ से बह रहे थे वो उसकी तरफ जाता है। वह विकल सा, बेचैन सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध यानी बिना किसी सुध के, होशो हवास के, एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गाए जा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत था ये, यानी कि नायक नायिका से संबंधित जो गीत होते हैं उसको श्रृंगार गीत कहा जाता है। और वही गीत जो है ये युवती गा रही थी, जिसके पीछे ततारा ढूंढते हुए, इस गीत का पीछा करते हुए ततारा उस युवती तक पहुंच जाता है जो बेसुध सी होकर उस गीत को गुनगुना रही होती है। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका, उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई अजनबी युवक जो है उसे निशब्द यानी बिना कुछ बोले शांत भाव से उसे ताके जा रहा है, देखे जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठती है और उसे भिगो जाती है। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल जाती है। अब वो युवती जो बेसुध होकर गीत गा रही है वो भी ऊंची उठी लहरों से जब एकदम भीग जाती है तभी उसको भी होश आता है और वो भी हड़बड़ाहट में गाने को भूल जाती है। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अब ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न कौन करता है? ततारा ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उससे ये बात पूछी। किससे? उस युवती से। क्या पूछा? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, यानी गाना बंद क्यों कर दिया, अधूरा क्यों छोड़ दिया? उसे पूरा गाना चाहिए। अपने सामने एक सुंदर से युवक को देखकर वो विस्मित यानी हैरान हो जाती है। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार होता है, किंतु अपने को संयत कर
उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। यानी कि वो अपने आप को संभालते हुए और होश में लाते हुए एक बहुत ही सुंदर से युवक को अपने सामने जब देखती है तो उसके अंदर कोमल भावना का संचार होता है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और फिर बेवजह बेरुखी से उसके साथ पेश आती है और जवाब देती है, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है? अब इस इलॉजिकल क्वेश्चन का क्या मतलब बनता है? तुम मेरी जान पहचान के व्यक्ति तो हो नहीं जो तुम्हारे प्रश्न करने पर इसका उत्तर दिया जाए। तो वो युवती बोलती है, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य यानी मजबूर नहीं समझती अपने आप को। यानी मैं अपने गांव से किसी भी कोई भी व्यक्ति होगा या युवक होगा, अगर वो प्रश्न करेगा तो मैं उससे उत्तर दे सकती हूँ, पर मैं तुम जो कि अपरिचित हो, तुम्हें मैं उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ, ये तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कंठ यानी कि गला। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। अब जब ततारा वापस इस बात का उत्तर देने के कि अपरिचित होने के कारण युवती उसका उत्तर नहीं देगी, वो फिर से अपने प्रश्न को दोहराता है। कहता है, तुम अपने गाने को क्यों रोक दी? गाना बहुत अच्छा था, मीठा था, तुम्हें सच में बहुत अच्छा और बहुत सुरीला गला मिला है, कंठ मिला है। तो अब युवती कहती है, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। यानी ततारा ऐसा लगता था कि उस युवती या फिर गीत की तरफ सम्मोहित था, यानी कि आकर्षित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय की, यानी फिर से वो निवेदन करता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठती है। अब युवती को गुस्सा आता है, वो झुंझला उठती है, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब युवती को ततारा की बातों से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो अपरिचित है और उसके बाद भी वो उससे असंगत प्रश्न कर रहा है कि उसने गाना क्यों रोक दिया, और झुंझला कर वह कुछ और सोचने लगती है। अंततः वो निश्चय पूर्वक एक बार फिर से लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में बोलती है, ढीठता की भी हद है। मैं जब से परिचय ढीठता की भी हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, यानी एक ही बात को दोहराना। राग अलापना का मतलब एक ही बात, राग अलापना, बात को दोहराना। अब युवती कहती है कि बहुत ही ढीठ हो, तुमसे मैं एक प्रश्न कर रही हूँ कि तुम अपरिचित हो और तुम मुझसे इस प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकते हो, ना मैं बाध्य हूँ, फिर भी तुम एक ही तरह का राग अलापे जा रहे हो बार बार। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब जब ततारा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह रास्ते में आकर उससे गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, बेचैन हुआ हूँ, अपने रास्ते से भटका हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, यानी मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। अब ततारा जो है वो विवश होकर उस युवती से आग्रह करता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। उसकी आंखें जो है युवती के चेहरे पर केंद्रित हो जाती हैं। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मी रो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची और इस तरीके से उस युवती ने अपना नाम अटकते हुए बताया, वामीरो। और इस तरह एक रस मतलब एक मीठी सी आवाज़ जिसको ततारा ने बहुत पसंद किया है और जिसकी वजह से वो इस तरीके के प्रश्न बार बार उस युवती से करता है और युवती जो है अब उस बात का उत्तर दे देती है, क्योंकि ततारा ने बहुत ही सच्ची विनय से जो है उस युवती से उसका नाम पूछा। युवती ने अपना नाम बता दिया, वामीरो। वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। याचना करना यानी निवेदन करना। अब ततारा उससे ये फिर से पूछता है कि क्या फिर से तुम यहाँ आओगी कल? नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा।
और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। ततारा ने जब वामीरो से पूछा कि क्या तुम कल वापस आओगी, तो वामीरो ने बड़े ही परेशानी से भरकर जो है अनमने मन से जो है उसको ये बात कही कि और झटके से लपाती की ओर तरफ बेसुध से भाग जाती है और ये भी बोलकर जाती है कि नहीं, शायद कभी नहीं आऊँ मैं। और पीछे से ततारा जो है अपनी बातें बोल रहा है और उसके वाक्य गूंज रहे हैं। वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जो हूँगा, जरूर आना। और इस तरीके से जब वामीरो जो है वहाँ से बेसुध सी दौड़ जाती है और वापस चली जाती है, तो जो ततारा के वाक्य गूंजते हैं वो वाक्य यही है, जहाँ ततारा जो है वामीरो को कहता है कि मेरा नाम ततारा है और मैं कल इसी चट्टान पर आकर प्रतीक्षा करूंगा और तुम्हारी बाट जो हूँगा, बाट जो होना मतलब राह देखूंगा, तुम जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, यानी कि वो ततारा ने जिस तरीके से उससे प्रश्न किया या फिर उसको देखा या उससे जैसी बातें की, उससे वो झूठी छटपटाहट जो है उससे मुक्त होना चाहती थी। झूठी छटपटाहट यानी कि वो छटपटाहट नहीं है जिस तरीके का वो महसूस करना चाहती है, पर और उससे मुक्त होना चाहती है। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि उसे बार बार ततारा की बातें ही ख्याल आ रही थी। तो इसलिए वो अपने आप को अपने विचारों को किसी और दिशा में मोड़ना चाहती है। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता और जिस तरीके से ततारा वामीरो को देखकर याचना करता है, निवेदन करता है, वो चीज़ें उसके ख्याल में बार बार आती हैं। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, यानी वामीरो ने पहले से ही ततारा के विषय में कई बातें सुन रखी हैं, जिसकी वजह से उसके मन में और भी ख्यालात जो हैं वो पनप रहे, विचार पनप रहे हैं। उसकी कल्पना में वे एक अद्भुत साहसी युवक है, किंतु जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, ततारा जो है वो बहुत ही सुंदर युवक है, साथ ही वो बहुत ही मददगार व्यक्ति है और इसकी वजह से वो सिर्फ अपने ही द्वीप में नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी लोगों में जाना जाता है और लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और लोग उसके विषय में बहुत कुछ जानते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है दूसरे गांव से आई वो लड़की वामीरो जो है उसको भी जो है साहसी युवक के रूप में ततारा की जानकारी है, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। यानी वामीरो ने आज तक ततारा के विषय में एक साहसी युवक के रूप में एक किस्से कहानियां सुन रखी थी, लेकिन एक साहसी युवक ततारा जो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोगों के बीच में वो इतना जाना जाता है और वो वामीरो के समक्ष दूसरी तरह से पेश हुआ है, तो ये चीज़ें उसे परेशान कर रही थी। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया है, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद ही शांत, सभ्य और भोला। बलिष्ठ यानी अच्छे खासे कद काठी वाला और सुंदर भी, परंतु बेहद ही शांत व्यक्तित्व वाला, सभ्य और भोला सा। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। वामीरो के ख्याल आते हैं ऐसे कि जैसा वो अपने जीवन साथी के बारे में ख्याल सोचती है, विचार आते हैं, बिल्कुल वैसा ही जो है वो ततारा महसूस होता है। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध है, यानी कि वहाँ की परंपरा है कि किसी भी दूसरे युवक के साथ शायद विवाह नहीं हो सकता है। इस वजह से वामीरो जो है थोड़ी परेशान है कि दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध जो है परंपरा के विरुद्ध हो जाएगा, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, बेहतर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसे भूल जाए और ये चीज़ असंभव सी जान पड़ रही है। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। निर्निमेष, निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपके, याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, यानी ऐसा लग रहा था कि ततारा की आंखों में देखकर ऐसा उसने महसूस कर लिया था कि ये वो याचक है जो बिना पलक झपके जो है किसी का इंतजार कर सकता है। किसी तरह रात बीतती है, दोनों के हृदय जो है वो व्यथित हैं। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आँच रहित और एक ठंडा सा
और उबाऊ दिन जो है उनका गुजरने लगा, बीता उनका दिन। वो किसी भी तरीके से शाम की प्रतीक्षा हो रही थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, यानी हैरान था, साथ ही रोमांचित भी था, और उसके अंदर एक एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि उसे वामीरो से मिलना था। और उसने उसको ये बात बोली थी, लेकिन वामीरो ने जवाब ये दिया था कि वो अब यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आएगी। तो उसे शाम का इंतज़ार था, जहाँ पर वो उस चट्टान पर वामीरो का इंतज़ार करता। तो इसलिए वो रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लापाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया, जहां पर उसने वामीरो को वादा किया कि वो इसी चट्टान पर उसका इंतजार करेगा। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामीरो ना आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, यानी प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा में डूबा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, यानी कि एकदम से इंतजार करते करते, लंबे इंतजार के बाद उसे नारियल के झुरमुटों में से, यानी कि नारियल के जो पेड़ हैं उसमें से के झुरमुट में से उसको एक आकृति कुछ साफ सी नजर आती है। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे, यानी उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ना हो, इस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों ही शब्दहीन थे। और जब ततारा वामीरो का इंतजार करता है, और इंतजार करने के एक लंबे इंतजार के बाद जब वामीरो आती है, तो उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो लोगों से बचते बचाते, किसी तरीके से छुपाते हुए अपने आप को यहाँ तक वो आई है, और बार बार नज़रें फेर कर वो किसी के आने की आहट आ रही हो तो छुपते हुए जो है अपने आप को बचाती हुई आती नजर आती है। और फिर जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, सामने आकर ठिठक जाती है वो, फिर दोनों ही शब्दहीन होते हैं। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, यानी शाम हो गई थी, सूरज डूबने को तैयार था और समुद्र की लहरों में कहीं खो गया सा था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। अब दोनों ही जो है और रोज उसी वक्त पर उसी एक जगह पर आते और मूर्ति की तरह खड़े होते, एक दूसरे का इंतजार करते, और पहुंचने पर दोनों एक दूसरे को बिना पलके झपके जो है एक दूसरे को ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था, जो बिना रुके गहरा होता ही जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। लपाती के जो युवक हैं, यानी लपाती जहाँ की ओर वामीरो को जाते हुए देखा गया, वहाँ के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम यहाँ पर आप देखेंगे ततारा और वामीरो जो है बिना बोले ही एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहे हैं। और इस प्रेम को मूक प्रेम कहा जा रहा है क्योंकि ये शब्दहीन प्रेम है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को निर्निमेष ताक रहे हैं। तो ये एक मूक प्रेम है। और इस मूक प्रेम को कहाँ के लोगों ने भाप लिया? लपाती के कुछ युवकों ने। और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों के ये गांव के नाम हैं, ये वामीरो का और ये ततारा का। दोनों का संबंध संभव ना था, क्योंकि अभी वामीरो की बात से ही ये पता चल चुका है कि ये उनके परंपरा के विरुद्ध है कि एक गांव से दूसरे गांव में किसी भी तरीके का विवाह नहीं हो सकता। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे, यानी वो अपने फैसले से हटे नहीं, अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रहीं। और इस तरीके से वो जानते हुए भी कि ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है और उनका विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दो अलग अलग गांवों से थे, और ये जानने के बाद भी वो अपने फैसलों पर अडिग रहे और नियम से
उसी समुद्र किनारे पर वो दोनों मिलते रहे और अफवाहें जो है इसी तरह फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में, पासा गांव किसका है? ततारा का है। तो पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पर्व होते ही रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ समय बाद पासा गांव में यानी ततारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। यानी पशु पर्व ऐसा पर्व होता है जहाँ पर आप अच्छे जो हृष्ट पुष्ट जो है वो पशु वहाँ पर दिखाए जाते, प्रदर्शन किए जाते हैं और खरीदे बेचे भी जाते हैं। और साथ ही पशुओं से युवकों की जो शक्ति परीक्षा है उसकी प्रतियोगिता भी कराई जाती है। वर्ष में एक बार सभी गाँव के लोग हिस्सा लेते हैं और बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से ही सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रम में तनिक भी नहीं था। बिल्कुल भी ततारा का मन जो है इस कार्यक्रम में नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें जो है वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। उसकी आंखें जो है किसको ढूंढ रही थी? वो वामीरों को ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता हुआ दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, कोशिश की। वह वामीरो थी जो भयवश यानी वो डरी हुई थी। वो सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें जो है वो तरल थी। तरल थी क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते हुए फूट कर रोने लगी। ततारा विवल हो उठा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। यानी जब वो वामीरो को रोते हुए देखता है तो वो और भी बेचैन हो जाता है और उस बेचैनी में वो कुछ भी नहीं बोल पाता। ततारा को देखते हुए फूट कर रोने लगती है। कौन? वामीरो। ततारा विवल होता है और उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर, किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब कुछ ना कर पाने की स्थिति में था वो। वामीरो के रुदन, रुदन यानी रोने के स्वर जो है उसको सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठती है। यानी कि वामीरो जो है वो रोते रोते वो और भी ज़्यादा तेज विलाप करने लगती है, रोने लगती है। और उसकी इस रुदन को सुनकर जो है उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? जहाँ तातारा और वामीरो खड़े होते हैं। जब उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है तो उन दोनों को देखकर वो आग बबूला हो जाती है। आग बबूला यानी कि गुस्से, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते। वामीरो की माँ जो है क्रोध में उफन उठती है। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यानी वो ततारा का विरोध करने लगे। वही ततारा जो लोगों की मदद करता था और लोग उसके गुणगान गाया करते थे। एक नहीं बल्कि कई अन्य गांव तक उसकी चर्चा हुआ करती थी। लोग उसे पसंद किया करते थे। आज वामीरो की वजह से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। यह ततारा के लिए असहनीय था। ततारा के लिए ये बात जो है असहनीय हो गई, यानी सहने लायक नहीं थी उसके लिए ये बात। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। अब ततारा को भी गुस्सा आने लगा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा जो है वो उस पर क्षोभ था, उसे गुस्सा था उस बात पर। वहीं अपनी असहायता पर भी खीज थी। यानी कि जहाँ पर ततारा को इस बात का गुस्सा था, उस बात का क्रोध था कि जो परंपरा उनकी है कि एक गांव से दूसरे गांव के व्यक्ति जो है आपस में विवाह नहीं कर सकते, तो इसके निषेध परंपरा से उसको क्षोभ तो था, साथ ही वो कुछ कर नहीं पा रहा था, इस बात की उसे खीज भी थी। वामीरो का दुख उसे और भी गहरा कर रहा था। यानी वामीरो जो रो रही थी उसको देखकर जो उसे दुख हो रहा था, वो दुख उसे और भी गहरा कर रहा था, उसे और भी ज़्यादा चिंता में डाल रहा था। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। यानी अनायास, एकदम से ही, बिना सोचे समझे कुछ भी, उसका हाथ जो है तलवार पर चला जाता है। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। किसका क्रोध? ततारा का क्रोध जो है बढ़ता ही जा रहा था। कौन सा क्रोध? किस बात का क्रोध? क्योंकि गांव वालों का ये जो इनकी परंपरा थी कि एक गांव और दूसरे गांव के लोग जो है आपस में किसी भी तरह का विवाह संबंध नहीं बना सकते हैं, तो इस बात का क्रोध। दूसरा, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, इस बात के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। तीसरा, वामीरो का इस तरीके से रोना। एकदम से क्रोध की वजह से ततारा जो है उसका हाथ तलवार पे जाता है। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया।
जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, यानी जब उसको कोई भी सॉल्यूशन इस बात का नज़र नहीं आया तो इस क्रोध को ख़त्म करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। यानी गुस्से के कारण ततारा ने अपने तलवार को तेजी से धरती में घोंपा और उसके बाद ताकत लगाकर उसको खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बट गई। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता ही चला जा रहा था। अब इसकी असल वजह ये यहाँ पर सामने आती है कि जब ततारा और वामीरों को एक होने से लोगों की परंपराएं, लोगों द्वारा बनाई गई परंपराएं जब रोकती हैं और जब ततारा अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है तो उसका क्रोध जो है उसके तलवार के माध्यम से जो रेखा खींच रहा था उस रेखा की वजह से ये दोनों द्वीप जो है अलग नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये पहले एक था और ये वजह है इसके पीछे की जिसकी वजह से ये दोनों द्वीप जो है आज भी अलग हैं। सभी भयाकुल, भय से आकुल हो गए, यानी कि सब लोग भय से, डर से परेशान हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखते हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। तब तक द्वीप जो है दो टुकड़ों में बट गया था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो थी। ततारा को जैसे ही होश आया, ततारा ने गुस्से में धरती को अपनी तलवार से जिस तरीके से रेखा खींच के विभाजित किया और वो दोनों ही द्वीप जो है किस तरीके से अलग हो गए। उसके बाद जब होश आया ततारा को तो उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप जो है समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी जो है वो ततारा 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 पुकार रही थी और इसी तरीके से एक तेज चीख, एक लंबे स्वर में ततारा वामीरो को चीख के बुला रहा था और वामीरो जो है वो ततारा को बुला रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, यानी खून से लथपथ हो चुका था। वह अचेत होने लगा, यानी वो होश खो रहा था अपने। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड यानी कि धरती के टुकड़े पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। वो परिवार से अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिल सका। और इस तरीके से जब एक द्वीप के साथ जो है जो कि अलग हो चुका था और समुद्र में वो भूखंड जो है तैरता हुआ दूसरी तरफ चला गया, जिसके साथ ततारा भी कहाँ चला गया किसी को कोई खबर नहीं। और ततारा के खोने की वजह से वामीरो जो है पागल सी हो उठी। वो घर से अलग हो गई, खाना पीना तक उसने छोड़ दिया और लोगों ने बहुत कोशिश की ततारा को ढूंढने की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज न ततारा है और न वामीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा जो है घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसका कारण यही है कि जब वो तलवार से ततारा ने उस पर रेखा खींची और दोनों भूखंड जो है अलग हो गए और किस तरीके से दूसरा भूखंड जो है समुद्र में आने की वजह से और तैरता हुआ दूसरी तरफ चला गया, तो वो 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु जो है शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इसी सुखद परिवर्तन, कौन सा सुखद परिवर्तन, क्योंकि ततारा वामीरो ने जो त्याग किया, ततारा वामीरो जो है दोनों ही जो है आज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो ये त्याग है, जो इस हद तक एक दूसरे को पसंद करते थे कि वो अपना घर बसाना चाहते थे, पर परंपरा
का जो निषेध था उसकी वजह से उन दोनों को ये पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन इनके इस त्याग की वजह से बाकी लोगों का जीवन जो है वो सुखद परिवर्तन के साथ सामने आया। फिर गांव वालों ने उस निषेध को ख़त्म कर दिया और फिर आपस में एक दूसरे से, गांव के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से शादी करने का जो है प्रस्ताव लेने लगे और इस तरीके से एक गांव दूसरे गांव में विवाह भी करने लगे। तो इस तरीके से जो है ये एक सुखद परिवर्तन लेकर आया और ये ततारा व मीरो जो है वजह बनते हैं इस तरीके से एक परंपरा को तोड़ने की। और साथ ही ये जो दो द्वीप हैं जो पहले एक हुआ करते थे और जिसके पीछे की एक लोक कथा है वो लेखक ने यहाँ पर बयां की है। आई होप कि आपको ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप चैप्टर समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। इसके साथ ही हम अगले सेशन में या फिर अगली वीडियो के साथ और भी कुछ चैप्टर्स जो हैं उसकी वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए वापस मिलेंगे। अगर आपको वीडियो कहीं भी किसी भी तरीके से थोड़ी भी हेल्प कर रही है और आपको समझ में आ रहा है चैप्टर, तो जरूर इसे लाइक करना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहना। जो नीडी हैं यानी जिनको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनको इस वीडियो के माध्यम से वो चैप्टर समझने में हेल्प मिल सकती है, तो इसे ज़रूर शेयर करें आप। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे कि चैनल कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है या फिर क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहा है या फिर समरी प्रोवाइड कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना